चलो विद्यार्थीगण, मैं एस.के. कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूँ भारत दर्पण चैनल पर। विद्यार्थीगण, आज जो विषय है जिस पर हम लोग अध्ययन करेंगे वो है ये हमारी ब्रह्मांड। और इस ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहले किसने अध्ययन किया और उस ब्रह्मांड में क्या क्या अंग है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम यूनान का विद्वान टॉलमी ने 140 ईस्वी में भूगोल को एक अलग शाखा के रूप में, एक अलग विषय के रूप में अध्ययन शुरू किया और इसने बतलाया कि हमारी ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है और सूर्य सहित सभी ग्रह या सभी आकाशीय पिंड इसकी चक्कर लगाते हैं। उसका 1543 ईस्वी में पोलैंड का विद्वान कॉपरनिकस ने यह प्रूफ किया, यह सिद्ध किया कि सौर मंडल, हमारी ब्रह्मांड का जो है सौर मंडल का जो केंद्र है वो पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहा गया। और हमारी भारतीय धर्म परंपरा, हमारी भारतीय ज्योतिषीय गणना में बराबर कहते हैं नवग्रह, 9 ग्रह जिसका केंद्र सूर्य है और 8 ग्रह, इसकी चर्चा हमारे धार्मिक साहित्य में किया गया। और अब तक जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का या तो अभी तक जो नवीनतम सिद्धांत है कि महाविस्फोट सिद्धांत, तो उस महाविस्फोट सिद्धांत और वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जितना काल गणना है उसमें सबसे सटीक काल गणना हमारी वैदिक गणितीय काल गणना है। महाविस्फोट सिद्धांत के आधार पर लगभग 15 अरब वर्ष इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और लगभग इतना ही हमारा वैदिक गणित में भी उसका उल्लेख किया गया है। हर्शेल का कहना है, जो 1805 में अपना सिद्धांत दिए, कि संपूर्ण जो है तारामंडल, क्या कहते हैं, यह सौर मंडल, ये तारों की विशाल पुंज है, तारों की विशाल झुंड है। ये 3 अलग अलग विद्वानों का दिया गया सिद्धांत है। और नवीनतम जो बिग बैंग थ्योरी है महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड एक आकाशीय पिंड में था। देखिए, वैदिक काल में शब्द है ब्रह्मांड, ब्रह्म एक अंड के आकार का था और उसमें जो आंतरिक ऊर्जा थी उसके चलते उसमें विस्फोट हुआ, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा के कारण उसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट से भिन्न भिन्न आकाशीय पिंड की उत्पत्ति हुई। और जो भिन्न भिन्न आकाशीय पिंड की उत्पत्ति हुई, इसमें देखिए आपके सामने नाम लिखा हुआ है। पहला है आकाशगंगा, दूसरा है निहारिका, तीसरा है तारामंडल, चौथा है क्वेसर, पांचवा है तारा, छठा है ग्रह, सातवां है उपग्रह, आठवां है क्षुद्र ग्रह, नौवां है उल्का और 10वां है धूप केतु। ये सभी 10 जो है आकाशीय पिंड कहलाते हैं। आज हम लोग इसी आकाशीय पिंड के बारे में संक्षिप्त लेकिन प्रभावी चर्चा करेंगे। महाविस्फोट सिद्धांत के आधार पर संपूर्ण ब्रह्मांड एक इकाई में था और वैदिक साहित्य के अनुसार भी ब्रह्मांड एक इकाई में अर्थात अंड के आकार का ये ब्रह्मांड था। अब वैद कहता है उसमें भगवान ने ऊर्जा पैदा किया और उसके बाद उसमें विस्फोट हुआ, महाशक्ति ने विस्फोट किया और फिर विभिन्न पृथ्वी और अन्य प्रकार के यहाँ पर एक उसमें आंतरिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ, उसमें गति उत्पन्न हुई, गति से ऊर्जा में वृद्धि हुई और फिर उसमें विस्फोट हुआ। इसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला उसे जो बड़े आकार में आया वो आकाशगंगा, आकाशगंगा को ही मंदाकिनी, आकाशगंगा को ही मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। हमारी संपूर्ण अब तक जो जानकारी उस ज्ञात सौर मंडल में, उस ज्ञात ब्रह्मांड में 10,000 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 10,000 मिलियन आकाशगंगा है। और प्रत्येक आकाशगंगा में 1 लाख मिलियन, प्रत्येक आकाशगंगा में 1 लाख मिलियन से अधिक तारा है। तो हमारी सौर मंडल में 10,000 मिलियन आकाशगंगा है और प्रत्येक आकाशगंगा में 1 लाख मिलियन से अधिक तारा है। अब सोच सकते हैं 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 लाख मिलियन तारा, प्रत्येक का कितना तारा है हमारे इस सौर मंडल में।
तो आकाश गंगा हमारी पृथ्वी दुग्ध मेखला आकाश गंगा का एक पार्ट है, आकाश गंगा का एक भाग है। आप खुले आसमान में जब बादल नहीं हो, स्वच्छ आसमान हो, आप देखेंगे बहुत ही सघन सर्पीले आकार का या चाप आकार का तारों का एक विशाल समूह, उसे ही आकाश गंगा कहा जाता है। जो सर्पीले या चापाकार आकार का बहुत सघन छोटे छोटे तारों की समूह सघनता के साथ होते हैं, उसे आकाश गंगा कहते हैं। दूसरा है निहारिका। निहारिका जो है अत्यधिक प्रकाशमान, आकाश गंगा से भी अधिक प्रकाशमान, जो धूल कण गैस के बादलों से निर्मित आकाशीय पिंड हुआ, उसे निहारिका के नाम से जाना जाता है। तीसरा है तारामंडल। अब तक 89 तारामंडल की खोज किया गया है, तारों की विशिष्ट समूह की खोज किया गया है। तारामंडल तारों का समूह है और उस प्रत्येक तारा में ऊष्मा का अपना स्रोत है, जिसे नाभिकीय संलयन के नाम से जाना जाता है। उस बाद कोइसर। कोइसर ये आकाश गंगा से छोटा लेकिन आकाश गंगा से अधिक ऊर्जावान, आकाश गंगा से छोटा लेकिन आकाश गंगा से अधिक ऊर्जावान तारों की समूह है। यह भी जो है धूल कण गैस बादलों के समूह से बना हुआ। और एक आकाश ये क्वेसर जो है, जिसकी उसमें जो प्रकाश है वन सूर्य से भी 1.1 गुने 1015 गुना अधिक, उसमें 1015 गुना अधिक है। अर्थात क्वेसर जो है सूर्य से कई लाख गुना जो है अधिक शक्तिशाली, अधिक उसमें ऊर्जा है। तारा, तारा जो है तारा वास्तव में क्या है, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस का समूह। लगभग उसमें 71% हाइड्रोजन है, 26% हीलियम है। प्रत्येक तारा में ऊर्जा का अपना स्रोत होता है, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। और जब उसकी ऊर्जा समाप्त होती है तब प्रत्येक तारा में विस्फोट होता है। सूर्य भी एक तारा है और जब इसमें भी ऊर्जा समाप्त होगी तो इसमें भी एक दिन विस्फोट होगा। तो प्रत्येक तारा में जब ऊर्जा समाप्त होने लगती है, ऊर्जा बस कुछ ही शेष बच जाता है, तब उसमें विस्फोट होता है। और उस विस्फोट के कारण जो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है, उसे ही कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। उसे कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। ऐसी कृष्ण छिद्र की खोज के लिए भारतीय मूल के वैज्ञानिक चंद्रशेखर को, जो सीवी रमन के भतीजा थे, चंद्रशेखर को नोबेल का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो प्रत्येक तारा में विस्फोट होता है, प्रत्येक तारा में विस्फोट होता है और उस विस्फोट के फलस्वरूप अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होता है। जिस दिन सूर्य में विस्फोट होगा उस दिन संपूर्ण सूर्य का जो जितना भी देख रहे हैं, पृथ्वी चंद्रमा सहित जितने ग्रह उपग्रह सभी उसमें समा जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। इतना उसमें गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हुआ कि जितने भी सौर मंडल के अंग हैं सभी उस महाविस्फोट में समाप्त हो जाएगा। तो आकाश प्रत्येक तारा का ऊर्जा का अपना स्रोत है, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। तारा की संख्या कितना है ये बतला चुके हैं कि 10,000 मिलियन आकाश गंगा, प्रत्येक आकाश गंगा में 1 लाख मिलियन से अधिक तारा है। तो कितनी असंख्य तारे हैं यह उसका आप अनुमान लगा सकते हैं। तो तारा जो है उसमें विस्फोट होता है और उस विस्फोट में जो छोटे तारे, उसका जो विस्फोट के बाद जो छोटा सा तारा उसमें टूट कर निकलता है और बड़े तीव्र गति से वह चक्कर लगाने लगता है। उससे उस तारा को पल्सर तारा, उस तारा को क्या बोलते हैं, पल्सर तारा। और उसमें जिसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है, अत्यधिक प्रकाश होता है, उसे न्यूट्रॉन तारा। तो महातारा के विस्फोट से भी 2 तारा बनती है, एक को बोलते हैं पल्सर तारा, एक को बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा। और फिर उससे जो बड़े पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हुआ उसे ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ग्रह जो सूर्य की चक्कर लगाता है या उसी प्रकार अभी अज्ञात है, अलग अलग तारा का अलग अलग जो है सो ग्रह होगा। तो जो तारा का जो सूर्य का चक्कर लगाता है उसे कहते हैं ग्रह, जिसकी संख्या वर्तमान में 8। हमारी भारतीय ज्योतिष परंपरा में भी सौर मंडल ये नवग्रह बोलते हैं। ग्रह का केंद्र जो हुआ सूर्य
और 8 ग्रह, तो यहाँ भी देखिए अभी वर्तमान में 8 ग्रह और एक सूर्य। तो हमारे भारतीय ज्योतिष परंपरा यहाँ पर लगभग साम्यता खाती है। तो ग्रह कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसकी पथ परि जिसका जो पथ है वह पथ सुनिश्चित, जैसे रेलगाड़ी का जो पथ होता है, रेल का पहिया पर निश्चित होती है। अब बस चलती तो उसका कोई निश्चित पथ नहीं है, वो आगे पीछे से हो सकता है, दाएं बाएं जा सकता है, लेकिन रेल एक निश्चित पथ पर चलता है। उसी प्रकार ग्रह उसे कहते हैं जिसका सूर्य के चक्कर लगाने का पथ निश्चित हो। समय अवधि, आपका प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से इसलिए अलग कर दिया गया क्योंकि वो अनियमित पथ पर चलता था। उसकी पथ जो है रोड मार्ग की तरह था, बदल जाता था, आगे पीछे हो जाता था और आकार भी छोटा था। तो प्लूटो को मूलतः इसलिए अलग किया गया क्योंकि वह जो इसका प्रदक्षिणा पथ निश्चित नहीं था। तो ग्रह उसे कहते हैं जिसका प्रदक्षिणा पथ निश्चित हो, सूर्य का चक्कर लगाता हो उपग्रह। जो ग्रह का चक्कर लगाता जो ग्रह का चक्कर लगाता हो उसे उपग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच लगभग 42,000 से अधिक संख्या में छोटे छोटे आकाशीय पिंड, जिसकी बनावट पृथ्वी के समान ही है, वह चक्कर लगा रहा होता था। जब इसमें विस्फोट हुआ तो छोटी छोटी इकाइयां जो थी वो एक जगह संयोग से जमा हो गया, तो उसे बोला बोला गया क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच 42,000 से अधिक छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहा गया। और क्षुद्र ग्रह की कक्षा निश्चित नहीं होती है, ये प्रदक्षिणा पथ निश्चित नहीं होता है। और यहीं पर देखिए बृहस्पति, मंगल बृहस्पति, यदि बृहस्पति ग्रह नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था, क्योंकि क्षुद्र ग्रह लगातार वो टकराते, अपने प्रदक्षिणा पथ है नहीं तो भिन्न भिन्न ग्रह पर टकराता है। बृहस्पति की आकार इतना बड़ा है तो जितना भी क्षुद्र ग्रह टकराता है बृहस्पति उसको अपने में समाहित कर लेती है। यदि बृहस्पति जैसा विशाल ग्रह नहीं होता तो शायद वो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर टकराते और पृथ्वी पर जीवन की संभावना समाप्त हो जाती। ऐसा माना जाता है कोई छोटा सा ही एक क्षुद्र ग्रह टकराया होगा, डायनासोर जो है तो समाप्त हो गया होगा। कभी क्षुद्र ग्रह के टकराने से ही महाराष्ट्र का लोनार झील का निर्माण हुआ होगा। तो बृहस्पति कह सकते हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, सेफ्टी वल्व है, जो पृथ्वी की सुरक्षा करने का काम कर रहा है, वो है बृहस्पति। नहीं तो इन क्षुद्र ग्रह से पृथ्वी समाप्त हो चुका होता। उसके बाद है देखिए 9वां है उल्का पिंड। आप जब स्वच्छ आसमान में देखते होंगे, फिर भी गर्मी का मौसम है, कभी आसमान में देखते हो कुछ चमकता हुआ गिरता हुआ दिखता है। तो पृथ्वी की बाहरी कक्षा में संपूर्ण ब्रह्मांड में कुछ भी अस्थिर नहीं। सूर्य अपनी सौरमंडल, अपनी आकाशगंगा दुग्ध मेखला का चक्कर लगा रहा होता है। सूर्य को भी एक चक्कर पूरा करने में 250 मिलियन वर्ष का समय लगता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा होता है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है। तो पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी अस्थिर नहीं है। जैसे हमारा मन कभी अस्थिर नहीं होता है, लगातार गतिमान होता है, तो उसी प्रकार जो है सूर्य सहित की समूचे जितने भी आकाशीय पिंड की चर्चा किए सभी गतिमान है और सभी एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल से जो है सो अटके हुए, सब एक दूसरे गुरुत्वाकर्षण बल से अटके हुए। तो यहाँ पर है उल्का पिंड। तो पृथ्वी की बाह्य कक्षा में छोटे छोटे जो आकाशीय पिंड हैं वह घूम रहा होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो पृथ्वी की ओर खींचा चला आता है। वायुमंडलीय घर्षण से वह जल उठता है 99.99 पॉइंट जो 99 जो है वह जलकर राख ऊपर में ही हो चुका होता है। और कभी कभार वह यदि आकार बड़ा हो, पूरा जल नहीं पाया तो वह पृथ्वी पर गिर जाती और उसकी बनावट पूर्णतः पृथ्वी के समान है, तो उसे बोलते हैं उल्का पिंड या उल्का। धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में ये सूर्य के निकट आता है। धूलकण गैस पादप के बादलों का समूह होता है और ये अंडाकार पथ में सूर्य का चक्कर लगा रहा होता है। तो प्रत्येक 76 वर्ष में सूर्य के निकट आ जाता है, जिससे उसकी सूर्य की उष्मा से वह जल उठता है और उसकी धुआं जो उसकी पूंछ के समान दिखती है, करोड़ों किलोमीटर लंबी हो जाती है, पृथ्वी से भी नंगी आंखों से देखा जा सकता है, उसे बोलते हैं धूमकेतु। तो ये 10 जो है हमारी सौर मंडल का
हमारी ब्रह्मांड का ये 10 आकाशीय पिंड है, जिसका निर्माण महाविस्फोट सिद्धांत के आधार पर, बिग बैंग थ्योरी के आधार पर हुआ। तो ये 10 से आप सामान्यतः परिचित हो चुके, जितना परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। सूर्य भी एक तारा है और हमारी सौर मंडल का केवल एक तारा है सूर्य। हमारी सौर मंडल में केवल और केवल एक तारा है सूर्य, अर्थात पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा है सूर्य। सूर्य के बाद का जो निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4.2 वर्ष का समय लगता है। सबसे चमकीला तारा जो अब तक पहचान की गई है साइरस, वो सबसे चमकीला तारा के रूप में पहचान की गई है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है उसे फोटोस्फीयर, और इसका जो बाह्य भाग होता है उसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर का तापमान 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड और बाह्य क्रोमोस्फीयर का तापमान 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य का जो काला क्षेत्र है, माने काला धब्बा, जो सबसे ठंडा क्षेत्र हुआ सूर्य का, उसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के कोरोना का तापमान 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। कोरोना का तापमान जो है 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से ये सूर्य के बारे में आपको सामान्य जानकारी है। उम्मीद करते हैं कि हमारी ब्रह्मांड के जो आकाशीय पिंड हैं उसके बारे में आपको एक सामान्य जानकारी, परीक्षा प्रयोगी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। और फिर कभी हम लोग जो है सौर मंडल के बारे में, आज तो हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा, फिर हम लोग सौर मंडल और उसके ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। और ग्रह के आकार के आधार पर जो है सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका कौन होता है? बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, तब जो है पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और तब बुध। आकार के आधार पर और दूरी के आधार पर यदि हम बात करें सूर्य से दूरी के आधार पर, तो सबसे पहले बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। और इस चारों को हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह। जो सूर्य के 4 निकटतम ग्रह है उसे आंतरिक ग्रह, और उसके बाद मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और वरुण, इसे बोलते हैं बाह्य ग्रह। तो 8 ग्रह में 4 ग्रह को आंतरिक और 4 ग्रह को बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। तो फिर हम लोग किसी अगले कक्षा में इस सब के बारे में फिर अलग से चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके विषय वस्तु के आधार पर। चलिए आज की कक्षा, आज की जो पढ़ाई है वो कैसे लगी, ये कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। और विद्यार्थी यदि लगता है कि यह पढ़ाई, ये जो बताया गया वह आपके लिए उपयोगी है, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।